हेलो ऑल द लर्नर्स, वेलकम टू जेम्स ऑर्बिट। हमने हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स के दो वीडियो लेक्चर्स अभी तक किए हैं, जिसमें आपको हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन मिल जाता है। और फिर हमने लास्ट वीडियो में हैलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया था। और हमने डिस्कस किया था हैलो एल्केन्स जो है वो प्राइमरली तीन टाइप के रिएक्शंस शो करती है: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स। ये तीन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, SN1 एंड SN2। SN1 में क्या हो रहा था, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था विच वाज ऑफ हैलो एल्केन। उसमें कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था एंड देन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोकेटायन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था। ये बात हमने की थी। मतलब अगर वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही मिलेगा हमें। और इन्वर्जन में क्या हो रहा था, जब हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर की बात कर रहे थे SN2 में, तो एक तरफ से लीविंग ग्रुप उसे छोड़ रहा था जो हेलाइड एटम था और दूसरी तरफ से अटैकिंग ग्रुप आ रहा था। तो एक अम्ब्रेला जैसे इनसाइड आउट फ्लिप हो जाता है, वैसा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था। हम ये रिटेंशन और इन्वर्जन की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स? फर्स्ट तो होती है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिलती कैसे है? ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से पास करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम सॉल्यूशन से पास करते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इधर रोटेट करे या इधर रोटेट करे, तो that solution or that compound is said to be optically active. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट साइड पर मूव कर रही है तो हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे हम प्लस भी बोलते हैं या पॉजिटिव रोटेशन भी बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। करेक्ट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं लीवो रोटेटरी। इसे हम नेगेटिव रोटेशन भी काउंट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं। तो ये बात थी हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं? कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। कायरल कंपाउंड्स क्या होता है? जब ये कार्बन एक ऐसा कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर क्या होगा? उस कंपाउंड में एक कार्बन है जो चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर चारों अलग अलग ग्रुप से, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करें, ये अगर चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम इसे कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कायरल कंपाउंड्स की बात। अब हम बात करते हैं इनैंशियोमर्स की। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं अगर कंपाउंड में कोई ऐसा सेंटर प्रेजेंट है जिसमें दो मिरर, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? कुछ ऐसी मिरर इमेज होगी इसकी। अब आप देख रहे हो, क्या हम इसे सुपर इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस।
अगर नॉन इनैंशियोमर्स के 50% रेशियो में हम दोनों ये मिक्स कर दें, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, तो जो रिजल्टेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि जितना ये रोटेट कर रहा है उतना ये रोटेट कर रहा है, तो कैंसिल आउट हो गए दोनों। तो रिजल्टेंट, तो ये जो इनैंशियोमेरिक मिक्सचर्स होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और इन्हें बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर्स। और अगर हम एक प्रोसेस को डिफाइन करें जिसमें रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेसिमाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, रेसिमाइजेशन। बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने SN1 रिएक्शन लिया, ठीक है, ये कंपाउंड था हमारा, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, SN2 मैकेनिज्म से कुछ चेंजेस किए और हमें यहां पर हम E ले लेते हैं जो सब्स्टिट्यूट हुआ है उसे, बिकॉज D ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन्वर्जन हुआ, इस पर फिर से B का अटैक करा दो SN2 मैकेनिज्म से, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? सेम प्रोडक्ट मिल गया, दोबारा से इन्वर्जन हो गया। तो 2 बार इन्वर्जन क्या रिजल्ट करता है? रिटेंशन में। इसी तरह काम करता है प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन भी। आपने 50-50% दोनों को मिलाया तो दोनों के इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो गए और रिजल्टेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो गई। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर एंड SN2 में इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, इसीलिए हम ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। यू शुड नो ऑल अबाउट दिस, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स के लिए। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, हमने प्रिपरेशन जब हेलोएल्केन्स की थी तब देखा था कि हम एल्कीन्स से भी हेलोएल्केन्स बना रहे थे, करेक्ट। अगर उसी रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, हेलोएल्केन्स से एल्कीन्स बनाए, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और कैसे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? सपोज ये मैंने लिया ब्रोमोईथेन, करेक्ट, इसको मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट किया KOH, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा इथीन प्लस H2O प्लस KBr। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में एक अल्फा कार्बन है जिससे ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये हो गया अल्फा कार्बन, और एक बीटा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। तो अल्फा कार्बन से ये हैलाइड एटम जा रहा है और इसे कौन लेकर जा रहा है? बेस का पॉजिटिव पार्ट। और जो बेस है दैट इज OH नेगेटिव, वो ये बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके इसको लेकर जा रहा है और H2O बन रहा है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट इथीन, एल्कीन मिल रहा है। ये होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। और सिंस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जाता है, इसलिए इन्हें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोला जाता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलने से आपको भी याद रहेगा कि हमें बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, और जो एल्काइल जो हैलाइड पार्ट है वो तो जाना ही है, करेक्ट, तभी हमें एल्कीन मिलेगा। अब हम एक दूसरा कंपाउंड कंसिडर करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। सपोज
यहाँ पे हम हर ले लेते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन। सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन एटम अटैच है तो 2 ब्रोमो पेंटेन ले लिया। अब अगर इसमें हम KOH डालें तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब आप इधर देखिए, ये अल्फा कार्बन हो गया, करेक्ट, इससे ब्रोमीन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पर बीटा कार्बन कौन से हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अब अगर हम इसको बीटा कार्बन, एट अ टाइम एक ही कार्बन हमें बीटा कार्बन कंसिडर करना है, तो अगर हम इसे कंसिडर करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे एक हाइड्रोजन गया, CH मिला, डबल बॉन्ड आ गया, Br एलिमिनेट हो गया और CH3। अब अगर हम इस कार्बन को बीटा कार्बन कंसिडर करें, इसको बीटा हाइड्रोजन कंसिडर करें, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये हो गया पेंट 2 इन और ये हो गया पेंट 1 इन, करेक्ट। अब हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है, क्योंकि इसकी 81% यील्ड मिल रही है हमें। जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें 81% ये वाला प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है और इसकी यील्ड 19% है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता लग रहा है। ऐसे ही अगर हम कंपाउंड्स का एलिमिनेशन कर रहे हैं तो उनका डेटा कलेक्ट करके एक हमें जनरल रूल मिल रहा है, एक जनरलाइजेशन मिल रहा है सेडजेफ रूल के फॉर्म में। और सेडजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is the major product or favored product। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का क्या मतलब है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो उसको हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहते हैं। यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड कार्बन से इधर एक इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इधर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये टर्मिनेटिंग एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन है। यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन से तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं और एक से ये ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये फेवर्ड होगा ड्यू टू सेडजेफ रूल। अब हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल कंसिडर किया था जब हम एल्कीन से हेलो एल्कीन्स बना रहे थे, और वो क्या कहता था कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन की तरफ जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एक्चुअली अगर आप एंटी मार्कोनिकोव और सेडजेफ को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये वाइस वर्सा मिलेंगे। मतलब अगर आप इस पर एंटी मार्कोनिकोव लगाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इस पे अगर हम लगाएंगे तो किस पर जाना था, हेलाइट, जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमें सेडजेव और एंटी मार्कोनिकोव रूल को याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब आप देख रहे हैं कंपाउंड एक ही है, हेलो एल्केन्स ही हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा फर्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ जो आप यूज कर रहे हैं इन दिस व्हाट डू यू कॉल, जो आप एजेंट यूज कर रहे हैं, रीएजेंट यूज कर रहे हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगा। सेकेंडली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और एल्कीन।
अब यहाँ पर हमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है या कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है? अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, और एल्कीन ज्यादा स्टेबल मिल रहा है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू हैलो एल्केन्स। तो आपकी थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस विद हैलो एल्केन्स है रिएक्शन विद मेटल्स। ज्यादातर हैलो एल्केन्स जो हैं, हैलो एल्केन्स, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स देते हैं, मोस्ट ऑफ हैलो एल्केन्स। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट है जो हैलो एल्केन से मिला है और एक मेटालिक पार्ट है जो मेटालिक कंपाउंड से मिला है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत यूजफुल होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी प्रिपरेशंस में। अब ये किस तरह से फॉर्म होते हैं? सपोज CH3CH2Br हमने लिया, ब्रोमोइथेन, इसको हमने मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें CH3CH2MgBr मिल गया। इस टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं अगर हम मेटल से हैलो एल्केन्स को रिएक्ट कर रहे हैं, और इसकी एक रिएक्शन कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ड्राई ईथर है। अब ये किस टाइप, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और Mg और हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर R वेरी हो सकता है, X वेरी हो सकता है, मैग्नीशियम कांस्टेंट रहता है, ये होते हैं Grignard reagents, and these are used as catalysts or reagents in a variety of chemical reactions to form a variety of chemical compounds। अब हम इसको देख लेते हैं। मेटालिक पार्ट हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, हैलाइड पार्ट हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो रिजल्टेंटली ये कैसा होगा? ये भी नेगेटिव। तो हम इसे और रिएक्शंस में आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं? उसका आंसर है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके स्लाइटेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट करके ये एल्केन्स और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिले और ये केमिकल रिएक्शन डिविएट होकर कुछ और ना बना ले। करेक्ट? दैट इज व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड। अब इस कैटेगरी में रिएक्शन विद मेटल्स में एक और नेम्ड रिएक्शन है जो आपने अपने क्लास 11th में पढ़ा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेम्ड रिएक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। वो आपको याद होने चाहिए विद रिएजेंट्स। दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, दे कैन बी आस्क्ड इनडायरेक्टली। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि A reacts with B, forms C, in presence of D, then you have to find out A, B, C and D. So in order to get in line with all these reactions, you have to remember named reactions. और यहाँ पर reaction of metal में एक named reaction है which is Woods reaction. हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हेलो एल्केन तो यूज हो गई, और ये सोडियम से रिएक्ट करते हैं। अगेन ड्राई ईथर हैज टू बी यूज्ड, वाटर से रिएक्शन चेंज हो सकती है, तो हमें इसमें एल्केन और सोडियम हैलाइड मिलता है। सो दिस इज योर Woods reaction. This marks the end of your chemical reactions of haloalkanes. अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हैलोअरीन्स के केमिकल रिएक्शंस को करके इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।